नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक सुप्रीम कोर्ट का इस समय जितना भी मान सम्मान उसके बातें की जाए, क्योंकि कम से कम कुछ आशा तो जगा रहा है। बहुत एक्टिव हो गया है, एक्टिव नहीं हो गया मैं कहूँगा, वो फंक्शन करने लगा है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अब सुप्रीम कोर्ट कम से कम ऐसा लग रहा है कि वो फंक्शन कर रहा है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में भगवान मालिक। कल 10 अगस्त को सीजीआई की एक डिवीजन बेंच थी, उसमें एक केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कई डायरेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, ऑर्डर पास किए। बेंच थी चीफ जस्टिस रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनीत सरन की। इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं कि ये जो ऑर्डर पास किए हैं कल उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये जो क्रिमिनल्स एमएलए के रूप, मैं इसलिए पहले क्रिमिनल नाम ले रहा हूं कि ये लोग पहले क्रिमिनल रहते हैं फिर एमएलए बन जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग एमएलए बनने के बाद क्रिमिनल बन जाते हैं, लेकिन इस तरह के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, खास करके एमएलए, एमपी, वर्तमान में और भूतपूर्व भी, इन लोगों की कैटेगरी है। उसकी एक अलग से पेपर में रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि 17% इंक्रीज केवल 2 साल में हुआ है। 2000 ये सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो कोर्ट ने कहा मैं उस पर अपने को केंद्रित रख रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक पीआईएल अश्वनी उपाध्याय जी, वही अश्वनी उपाध्याय जी जो उस दिन जंतर मंतर पे जो कह रहे थे कि जैसे गांधी के हत्यारों का किसी को नहीं पता, जैसे वो कह रहे थे ना कि उस दिन वो मुसलमानों को गाली कौन दे रहा था और ये नारे कौन लगा रहा था, ये उनको नहीं पता है। हालांकि उन्हीं के साथ मिलकर लोग नारे लगा रहे थे, उनको नहीं पता है। हालांकि अब तो गिरफ्तार हो गए। यही अश्वनी उपाध्याय जी जो भूतपूर्व पहले प्रवक्ता थे बीजेपी के, इनकी एक पीआईएल थी। उस पीआईएल में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे जिसके अनुसार स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इनका 1 साल के अंदर इनके जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उस पर कुछ ना कुछ उसका ट्रायल ख़त्म करना चाहिए, और इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम भी लोग इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। इस बीच क्या हुआ कि ये तो एक तरफ चल रहा था, उस पर भी आएंगे क्योंकि 2-3 अलग अलग चीज़ें आपको समझनी होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी बहुत सख्त हुआ है कि आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये भी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है। यूपी गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 में कोर्ट से कहा है कि अगस्त सितंबर 2013 में, अगर आपको याद हो, जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे जिसमें 65 लोग मारे गए थे, 40,000 के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, बेघर हुए थे, दे वर डिस्प्लेस्ड। उसमें करीब 500 केसेस रजिस्टर हुए थे, 1455 लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हुए थे। ये सब कोर्ट में आया था। तो कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी होता है, एमिकस क्यूरी कोर्ट का वो व्यक्ति जो जरा जाके छानबीन करे, देखे, मौके पे करे, लोगों से बात करे, इस तरह का व्यक्ति होता है कोर्ट को जो मदद करता है। विजय हंसारिया जी थे। विजय हंसारिया जी ने, अब वो मुकदमे का नंबर अब आया है 9 महीने बाद, कल उन्होंने अपनी बात रखी। और इसी बीच ये भी पता लगा कि करीब 76 केसेस अगेंस्ट दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को विड्रॉ करने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये एक पार्टी विशेष के हैं। उसमें से 2 मंत्री लोग हैं, सुरेश राणा साहब और कपिल देव जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और संगीत सोम साहब एमएलए हैं, और एक कोई साध्वी प्राची हैं। इनके अगेंस्ट 76 केसेस विड्रॉ करने की बात हुई। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये संगीत सोम साहब के ऊपर क्या केस और कैसे क्या हुआ था। ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और संगीत सोम साहब सरदाना मेरठ से एमएलए हैं। इनके 7 केसेस विड्रॉ करने की बात कही गई है। इनके ऊपर केसेस जो रजिस्टर हुए थे वो कम्युनल वायलेंस भड़काने, रॉयट करवाने के इत्यादि इत्यादि 2013 से 2017 के बीच। अच्छा, एक चीज़ मैं और लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि ये दंगे होते क्यों हैं, वो भी देखने की बात है। के बीच मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, इन सब जगह इनके अगेंस्ट मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि ये जो संगीत सोम साहब हैं, इनके अगेंस्ट 2003 में भी मुजफ्फरनगर के रॉयट्स में भी इनका ऊपर केस दर्ज हुआ था। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। 13 अगस्त 2019 को यूपी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ये 7 केसेस विड्रॉ करने की प्रक्रिया शुरू की थी, और कोर्ट से परमिशन अवेटेड थी। यहाँ पे एक जरा मैं नाम और ले लूँ क्योंकि फिर चीज़ें थोड़ी साफ हो जाएंगी। हालांकि उनका नाम इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ जाननी चाहिए कि सरकार किस माइंडसेट से काम करती है।
केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे हैं स्वामी चिन्मयानंद जी। स्वामी चिन्मयानंद जी, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं आपको आधा पेपर दिखाता जा रहा हूँ, कहाँ से मैंने लिया है वो आप देख लीजिएगा, बहुत सी जगह पब्लिक डोमेन में है। स्वामी चिन्मयानंद जी के ऊपर ये नया वाला रेप चार्ज नहीं, एक तो रेप चार्ज अभी लगा है, एक पुराना रेप चार्ज भी लगा था। इनके ऊपर 2011 में एक बदायूं के रहने वाली लड़की ने शाहजहांपुर के सदर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर की कि इन्होंने, जब ये उनके आश्रम में इनको, इस लड़की को जबरन रखा गया था और 2004 में स्वामी चिन्मयानंद जी ने उसके साथ बलात्कार किया था। अब ये तो यहाँ तक ठीक ही था। स्वामी चिन्मयानंद जी हाईकोर्ट चले गए, वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया। अच्छा, अब ये चलाते हैं एक मुमुक्ष आश्रम। ये नाम सुनिए कितना अच्छा है, मतलब हिंदी बिल्कुल आपको, हमें याद आती है स्वामी रामदेव की, इसी तरह के हिंदी नाम लगता है जिससे वो लगे कि कुछ राष्ट्र हिंदू, ये सब मुमुक्ष आश्रम चलाते हैं। तो 25 फरवरी 2018 में चीफ मिनिस्टर साहब गए थे मुमुक्ष युवा महोत्सव का उद्घाटन करने। उनसे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी स्वामी चिन्मयानंद जी ने अपनी बात कही हो, ये वापस आए और उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मार्च को एक जियो जारी किया, गवर्नमेंट ऑर्डर, कि इनका केस विड्रॉ किया जाए। उसकी बेसिस पे डीएम ऑफिस शाहजहांपुर में एडीएम की दस्तखत से, एडीएम जितेंद्र शर्मा साहब थे, उनकी दस्तखत से 9 मार्च को एक ऑर्डर, एक लेटर जारी हुआ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वहाँ के कोर्ट के थे कि भाई इनको एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 321 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत ये केस विड्रॉ किया जाए। मेरी जो मेरी नॉलेज थी उसके अनुसार इसकी कोशिश तो बहुत हुई थी, लेकिन शायद कोर्ट ने मना कर दिया था। तुरंत की स्टेटस मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं एक और आपको चीज़ बता दूं कि ये इस पे मैंने, मतलब मैं कभी कभी लगता है मैंने इस पे एक एपिसोड, ये सब बात हो रही है मार्च की, 9 मार्च, मैंने 4 अप्रैल 2018 में जब ये शुरू किया था अपना एपिसोड 4, यही चिन्मयानंद जी का बलात्कार केस और कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उनसे विड्रॉ करने की कोशिश कर रही, जबकि वो बहुत छोटा आइटम निकला था कहीं पेपर में। मैंने उसकी जांच पड़ताल करके एक एपिसोड किया था। आपको अगर लगे उसके डिटेल्स तो एपिसोड 4 10 अप्रैल 2018 देख लीजिएगा। एक जल्दी से और कर दूं, हालांकि अभी उसका कोई मतलब नहीं है, एक एपिसोड अगर और लगे, क्योंकि हमारे जो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य साहब हैं उनके अगेंस्ट भी केस विड्रॉ हुए हैं। और ये एपिसोड 95 2 नवंबर 2018 का भी देख लीजिएगा, आपको नए नए तथ्य जानने को। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप देख लीजिए कि आपको लगेगा कि हम लोगों के जो हम लोगों का भविष्य बना रहे हैं, जो हमारी और आपके रोज के निर्णय लेते हैं कि आगे हम लोग कैसे चलेंगे, दुनिया कैसे चलेगी, हम और आपके जो वो हैं उनके जरा कर्म देख लीजिए। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन और ऑर्डर दिया है वो बहुत स्पेसिफिक है। पहला उन्होंने कहा कि बिना हाई कोर्ट की इजाज़त के कोई भी एमपी या एमएलए के अगेंस्ट जो केस है, चाहे वो वर्तमान में हो चाहे पूर्व हो, कोई केस विड्रॉ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ा ऑर्डर ये भी हुआ है कि जो भी जज इस केस को सुन रहा होगा एमपी या एमएलए वाला, उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, केवल उसके रिटायरमेंट या कोई इमरजेंसी आ जाती है इसमें। मुझे कभी कभी लगता है, हालांकि उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जस्टिस लोया, जिनका ट्रांसफ़र बम्बई में, वो हमारे इस समय के जो गृह मंत्री हैं उनका, उस समय वो एक केस में फंसे हुए थे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में, बम्बई में जस्टिस लोया उस केस को सुन रहे थे, और कैसे उनका रातों रात ट्रांसफ़र हुआ था ये आप लोगों को याद है। हालांकि कोर्ट की था कि यही सुनेंगे, लेकिन फिर भी उनका ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे ख्याल में अगर आज का सुप्रीम कोर्ट होता तो जस्टिस लोया का ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता तो शायद वो क्या उसको सुनते और किस डायरेक्शन में वो केस जाता, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरा, हाईकोर्ट से कहा गया है कि केस अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो 2 टर्म यूज़ कर गए हैं, उसकी एफिकेसी और पब्लिक इंटरेस्ट देखेंगे। मतलब एफिकेसी मतलब उसका प्रभाव और उससे समाज को क्या फ़ायदा होता है। मतलब जैसे अगर कोई समाज को फ़ायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखना होगा इस तरह के केसेस विड्रॉ करते समय। इसी दौरान इसी बेंच ने, चीफ जस्टिस उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि 16 सितंबर 2020 में
से एग्जामिन करें सारे। उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सारे रजिस्टर्ड केसेस ऑफ हाई कोर्ट का एक चार्ट सबमिट करिए, कौन जज देख रहा है। इस तरह का कुछ नहीं सबमिट हुआ, केवल नाम लोगों के कि कौन कौन है और इस तरह की कुछ एक खाना पूर्ति हो गई। उस पर उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा भाई कौन से केसेस पेंडिंग हैं, कौन ओल्डेस्ट है, डिस्पोज ऑफ केसेस इन स्पेशल कोर्ट हैं, ये सारे डिटेल मुझे चाहिए। और इस पे उन्होंने थोड़ी सख्ती भी दिखाई है। उन्होंने सीजीआई ने कहा कि जो सेंटर है वो स्टेटस रिपोर्ट 10 सितंबर को हमने मांगा था, फिर उन्होंने आके कहा कि 6 अक्टूबर या किसी तारीख में उन्होंने कहा कि भाई इसको थोड़ा आगे हमें और समय चाहिए, हमने फिर समय दे दिया था। लेकिन आज भी जस का तस है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हम करें क्या, क्योंकि आप इसमें क्या करें। तो उसमें एमिकस क्यूरी जो हंसारिया साहब हैं, उन्होंने बताया कि कुछ केस 7 साल पुराने भी हैं, चले जा रहे हैं। तो इस पे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हैं, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत गलत बात है और बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपको अश्योर करता हूँ जल्दी दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी नहीं, हम लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, एक डेट चाहिए कि आप कब तक करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग बेबस और मजबूर हैं, तो ऐसा मत समझिए। तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा कि 2 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इसको हर हालत में 25 अगस्त डेट लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने 25 अगस्त तक ये लिस्ट नहीं दी तो हम इस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। ये थोड़ा सख्त निर्णय है। दूसरा मैं 2 चीज़ें और बता दूं जल्दी से। अब मैं जल्दी से आपको और बता दूं क्योंकि 2 जल्दी चीज़ें और हुई हैं उसी कोर्ट में। एक तो जो एक पिटीशन आई थी ना कि पेगासस में कोर्ट मॉनिटर्ड एक जांच होनी चाहिए, उसमें 10 तारीख लगी थी, 10 तारीख तक सरकार को जवाब देना था, सरकार ने जवाब नहीं दिया। तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ने 2 दिन का समय और मांगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फ्राइडे को कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं सीजेई की। उन्होंने कहा कि अब मंडे की इसकी डेट लगाई गई है कि आप अपना जवाब दाखिल करिए। उन्होंने साथ में चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि भाई हैव ट्रस्ट इन अस, क्योंकि उनका ये कहना था कि कुछ लोग बाहर जाके सोशल मीडिया पे और कहीं कुछ बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो इस बात को कपिल सिब्बल ने भी कहा कि बिल्कुल जो यहाँ पिटिशनर हैं, जो यहाँ लोग हैं, उनको बाहर बात नहीं करनी चाहिए जब तक कोर्ट में मामला चल रहा है। और सभी वकीलों ने कहा, बाकी जितने भी वकील जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि हम अपने पिटिशनर से कहेंगे कि इस पर बिल्कुल ठीक से वो किया जाए। तो पेगासस में भी सरकार की थोड़ी गर्दन फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक और जल्दी से आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंट है मेरे याद में, एक कंटेम्प्ट भी 9 पार्टीज, कोई कह रहा कहीं किसी पेपर में 8 पार्टी, किसी में है 9 पार्टी, 9 पार्टीज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट का भी एक करके और उन पे जुर्माना लगा दिया। ये जुर्माना बिहार इलेक्शंस में कुछ वायलेशन किए हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के, जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020, उसके पहले 2019 में ऑलरेडी एक केस आ चुका था, जिसके अनुसार जो आपके जो भी कैंडिडेट हैं उस पार्टी के, उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है क्रिमिनल, उसको आप इलेक्शन कमीशन को अलग से लिखेंगे और उसको मीडिया में भी आप प्रचारित करेंगे कि मेरे यहाँ के ये लोग मेडल लिए हुए हैं क्रिमिनल, मतलब कितने अच्छे हमने लोगों को क्रिमिनल लोगों। अब उसमें थोड़े दिन बाद अगर जैसा हाल चल रहा है उसमें भी होल्ड लग जाएगी, कितने 302 कितने रेप वाले केसेस तो काफ़ी हैं, तो वो होल्ड लगेगी कि किस पार्टी में कम किस में ज़्यादा। तो उसमें 2 पार्टी के ऊपर, एक बीएसपी के ऊपर कोई नहीं लगा, बीएसपी ने उस पर अपने को कायम किया था। 2 पार्टी सीपीएम और एनसीपी के ऊपर 5 लाख का जुर्माना, क्योंकि उन्होंने बार इसको वायोलेट किया। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, आईएनसी, सीपीआई और आरएलपी के ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना हुआ है। अब जरा मैं चलते एक जल्दी से आपसे एक बात और कर लूं कि ये सब कहां ले जा रहा है। मेरे हिसाब से यह सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत सही कदम है, क्योंकि आप ऐसे कैसे कोई भी केस विड्रॉ कर लेंगे, जिसका मन आएगा आप विड्रॉ कर लेंगे, आपकी सरकार आ गई तो सब वो हो गए। दूसरा ये भी जान लीजिए कि जो पब्लिक प्रेशर भी एक कोई चीज होती है, जो कई बार अभी लगा है। एक जितेंद्र सिंह बबलू जी थे जिन्होंने रीता बहुगुणा का घर जला दिया था जब वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, उनको बीजेपी ने भी बहुत स्वागत करके माला पहना के लिया गया है। पब्लिक प्रेशर इतना हुआ कि उनको एक्सपेल करना पड़ा 2 ही दिन बाद। उसी तरह से अगर आपको याद हो, जो उन्नाव के हमारे सिंगर साहब हैं, जो रेप
का चार्ज जिनके ऊपर लगा हुआ है और जो सजा काट रहे हैं आजीवन, उनकी पत्नी को भी बीजेपी का टिकट मिला था। वो उसमें जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो भी पब्लिक प्रेशर में विड्रॉ। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की और हमारी आपकी एक बात यह है कि अगर ये पब्लिक प्रेशर है तो उसका काम भी कहीं ना कहीं वो आता है। मैं चलते चलते एक अपनी थर्ड आई का एक एंगल और बता दूं। आपदा में अफसर जो देखते हैं ना वो बीजेपी वाले ढूंढ लेते हैं। जैसे एक नई बहस शुरू हो गई है, मुलायम सिंह जी के लिए कोई मतलब ऐसी बात कही, उनका नाम पिता और वो कहने के बजाय उनको अब्बा जान बोला गया। उसी तरह से ये भी तैयारी है कि अगर इस तरह का मामला हो जाता है तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि वो रॉयट और वो पुरानी बात और संगीत सोम जी उनका वो कितने अच्छे लोग और विड्रॉ नहीं करने दे रहे हैं, कुछ कुछ इस तरह की बातें होंगी। क्योंकि कोर्ट में आके सब कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कोर्ट से बाहर आते ही वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं। खैर अगले उसमें फिर इसी तरह के कुछ नए खुलासे के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।